हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डोंट चेस ओनली अट्रैक्ट बाय मार्टिन किप। यह किताब इस बारे में है कि जिंदगी में चीजों के पीछे भागने के बजाय खुद को ऐसा कैसे बनाया जाए कि सही मौके, लोग और सफलता अपने आप आपकी तरफ खींचते चले आएं। देखिए, लेखक शुरुआत में ही एक सीधी सी लेकिन चुभने वाली बात कह देते हैं। वो कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग थक इसलिए जाते हैं क्योंकि हम लगातार चेज मोड में जी रहे होते हैं। नौकरी चाहिए तो भाग रहे हैं, रिश्ते चाहिए तो पीछा कर रहे हैं, पैसा चाहिए तो हड़बड़ी में फैसले ले रहे हैं। बाहर से देखने पर लगता है हम बहुत मेहनती हैं, बहुत एक्शन में हैं, लेकिन अंदर से डर, असुरक्षा और कमी की भावना बैठी होती है। और यहीं से किताब का पहला बड़ा आइडिया निकलता है कि आप जिस ऊर्जा से किसी चीज के पीछे भागते हैं, अक्सर वही ऊर्जा उसे आपसे दूर भी कर देती है। लेखक एक लाइन में इसे कह देते हैं, व्हाट यू चेस रन्स अवे, व्हाट यू बिकम कम्स टू यू। अब इसे जरा दिल से समझिए। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ करो ही मत, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब आपकी हर हरकत डर से निकली हो, कमी से निकली हो, तो सामने की परिस्थिति, सब कुछ टाइट हो जाता है। लेखक यहां एक फ्रेमवर्क सेट करते हैं कि चेज करना असल में एक आंतरिक स्थिति है, बाहरी एक्शन नहीं। दो लोग एक ही काम कर सकते हैं, एक आकर्षण की स्थिति से और दूसरा डर की स्थिति से। बाहर से दोनों का एक्शन एक सा दिखेगा, लेकिन रिजल्ट जमीन आसमान अलग होगा। जैसे एक इंसान इंटरव्यू देने जाता है, यह सोचकर कि अगर ये नहीं मिला तो मैं बेकार हूं, और दूसरा यह सोचकर जाता है कि मेरे पास देने के लिए वैल्यू है। अगर यहां फिट नहीं हुआ तो कहीं और सही। अब आप खुद बताइए, किसकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज, आंखों में ज्यादा दम होगा। यही लेखक कहते हैं कि आकर्षण पहले अंदर पैदा होता है, बाहर बाद में दिखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, बातें तो अच्छी लग रही हैं, लेकिन असली जिंदगी में क्या करें। लेखक यहीं पर पहले अध्याय में एक जरूरी माइंडसेट शिफ्ट बताते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपनी लाइफ के उन हिस्सों को पहचानना होगा जहां आप जरूरत से ज्यादा पकड़ बनाए बैठे हैं। रिश्ता हो, करियर हो, पहचान हो या पैसा। जब भी आपको यह महसूस हो कि यह मिलना ही चाहिए, नहीं तो मैं टूट जाऊंगा, समझ लीजिए आप चेज कर रहे हैं। और लेखक साफ कहते हैं कि यह पकड़ आपकी वैल्यू को कम कर देती है। एक जगह वो लिखते हैं, अटैचमेंट क्रिएट्स रेजिस्टेंस। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप किसी नतीजे से चिपक जाते हैं, तो आप उसके खिलाफ ही एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देते हैं। यहां लेखक एक छोटा सा अभ्यास सुझाते हैं, जो सुनने में आसान है लेकिन करने में ईमानदारी मांगता है। वो कहते हैं, कागज पर लिखिए कि इस समय आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी चाहत क्या है। फिर उसके नीचे यह लिखिए कि अगर यह नहीं मिला तो आप अपने बारे में क्या मान लेंगे। बेकार, असफल, अकेला, कमतर। जैसे ही आप यह लिखते हैं, आपको दिखने लगता है कि आपकी चाहत के नीचे असल में कौन सा डर बैठा है। लेखक का कहना है कि जब तक यह डर अनदेखा रहेगा, तब तक आप आकर्षण की स्थिति में नहीं आ सकते। किताब यहां एक बहुत मानवीय बात करती है, और यही इसकी खूबसूरती है। लेखक यह नहीं कहते कि डर को खत्म कर दो। वो कहते हैं, डर को देखो, स्वीकार करो, और उसके बावजूद खुद को पूरा मानो। वो एक लाइन लिखते हैं, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू बिलीव यू आर। अब इसका मतलब बहुत गहरा है। अगर अंदर से आप खुद को कमी वाला मानते हैं, तो बाहर से कितनी भी मोटिवेशन चिपका लो, आप वैसी ही परिस्थितियां खींचते रहेंगे जो उस कमी को साबित करें। लेखक यहां एक आम गलती की बात भी करते हैं, जो हम में से बहुत लोग करते हैं। हम सोचते हैं कि पहले रिजल्ट आ जाए, फिर मैं शांत हो जाऊंगा, कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। किताब इसे उल्टा पलट देती है। वो कहती है कि पहले आपको वह इंसान बनना पड़ेगा जो शांत है, ग्राउंडेड है, अपनी वैल्यू जानता है, फिर रिजल्ट अपने आप लाइन में आने लगते हैं। यह सुनकर थोड़ा गुस्सा भी आता है ना? क्योंकि मन कहता है, अरे भाई, बिना कुछ मिले मैं कैसे ठीक महसूस करूं।
लेखक यहीं पर हमें आईना दिखाते हैं और कहते हैं कि यही तो चेजिंग की जड़ है। पहले अध्याय में एक रिलेटेबल उदाहरण आता है, एक ऐसे इंसान का जो लगातार अप्रूवल ढूंढता रहता है। ऑफिस में बॉस से, घर में परिवार से, सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से। हर लाइक, हर तारीफ उसे थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस कराती है, लेकिन फिर खालीपन लौट आता है। लेखक बताते हैं कि जैसे ही उसने यह काम किया कि अपनी वैल्यू को बाहरी प्रतिक्रिया से अलग करना शुरू किया, लोगों का व्यवहार अपने आप बदलने लगा। लोग उसे ज्यादा सम्मान देने लगे, ज्यादा सुनने लगे, क्योंकि अब वह उनसे कुछ खींचने नहीं आ रहा था, बल्कि खुद में पूरा था। लेखक पहले अध्याय के अंत की तरफ एक बहुत प्रैक्टिकल स्टेप देते हैं। वो कहते हैं कि हर दिन एक छोटा सा सवाल खुद से पूछिए, आज मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जो मेरी आत्म इज्जत बढ़ाए, चाहे उसका कोई बाहरी नतीजा निकले या न निकले। यह हो सकता है समय पर सोना, किसी से सच बोल देना, अपने शरीर का ख्याल रखना, या किसी बेकार रिश्ते में साफ सीमा खींच लेना। ये छोटे छोटे कदम धीरे धीरे आपके अंदर उस व्यक्ति को बनाते हैं जो आकर्षण की स्थिति में जीता है। और यहीं पर यह पहला हिस्सा एक भावनात्मक मोड़ लेता है। लेखक हमें यह एहसास दिलाते हैं कि आकर्षण कोई ट्रिक नहीं है, कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। यह अपने साथ ईमानदार होने की प्रक्रिया है। यह मानने की हिम्मत है कि शायद अब तक हम गलत जगह भागते रहे। और जब यह समझ आने लगती है तो मन में थोड़ा डर भी आता है, थोड़ा सुकून भी। डर इसलिए कि अब बहाने नहीं बचते, और सुकून इसलिए कि अब भागना नहीं पड़ेगा। और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, जहां बाहर की दुनिया बदलने से पहले अंदर की दुनिया को धीरे धीरे नया आकार देना पड़ता है। पिछले हिस्से के आखिर में मन में जो हलचल छूट गई थी, वही इस हिस्से की असली जमीन है, क्योंकि अब लेखक एक कदम और अंदर ले जाते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, आपने मान लिया कि चेज करना नुकसानदेह है, आपने यह भी देख लिया कि आपकी जिंदगी में पकड़ और डर कहां कहां छुपा है। लेकिन अब असली सवाल यह है कि यह डर आया कहां से, क्योंकि जब तक उसकी जड़ नहीं समझोगे, तब तक आप ऊपर ऊपर शांत दिख सकते हो, अंदर वही बेचैनी चलती रहेगी। लेखक यहां एक बहुत ईमानदार बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी मौजूदा समस्याओं को मौजूदा हालात से जोड़कर देखते हैं, जबकि असल में उनका सोर्स अक्सर अतीत में होता है। बचपन, पुराने रिश्ते, पहली असफलता, पहली बार रिजेक्ट होना। और यहीं वो एक अहम लाइन लिखते हैं, योर पैटर्न्स आर नॉट रैंडम, दे आर रिहर्स्ड। इसका मतलब यह है कि आप बार बार वही तरह के रिश्ते क्यों चुनते हो, वही तरह की नौकरियां क्यों पकड़ते हो, वही गलतियां क्यों दोहराते हो। ये सब संयोग नहीं है, यह सीखी हुई प्रतिक्रिया है। अब एक बात बताऊं, यहां अक्सर लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि अपने अतीत की तरफ देखना आसान नहीं होता। लेखक इसीलिए साफ कहते हैं कि यह किसी को दोष देने की प्रक्रिया नहीं है, न मां बाप को, न सिस्टम को, न किसी एक्स को। यह सिर्फ समझने की प्रक्रिया है। वो कहते हैं, जब तक आप यह नहीं समझोगे कि आपके अंदर की कमी की भावना कहां से आई, तब तक आप अनजाने में पूरी जिंदगी उसे भरने की कोशिश करते रहोगे। कभी पैसे से, कभी तारीफ से, कभी रिश्तों से। इस हिस्से में लेखक इमोशनल इम्प्रिंट की बात करते हैं। मतलब वो घटनाएं जो आपके दिमाग में यह छाप छोड़ गईं कि मैं काफी नहीं हूं, मुझे प्यार कमाकर लेना पड़ेगा, अगर मैं परफेक्ट नहीं हुआ तो लोग छोड़ देंगे। और फिर आप बड़े होकर भी उसी स्क्रिप्ट पर जीते रहते हो। वो एक लाइन में कहते हैं, यू डोंट लिव इन द प्रेजेंट, यू रिलिव द पास्ट। और सच पूछिए तो यह लाइन थोड़ी चुप करा देती है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग यही कर रहे होते हैं। लेखक यहां एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा अभ्यास देते हैं। वो कहते हैं, अपने जीवन की उन 3 घटनाओं को लिखिए जहां आपको सबसे ज्यादा छोटा, अनदेखा या अस्वीकार किया हुआ महसूस हुआ। फिर हर घटना के नीचे यह लिखिए कि उस समय आपने अपने बारे में क्या मान लिया। और फिर यह देखिए कि क्या आज भी आप उसी विश्वास से फैसले ले रहे हैं। यह अभ्यास करने के बाद अक्सर एक अजीब सी थकान आती है, क्योंकि पहली बार आपको दिखता है
कि आप कितने सालों से अपने आप से लड़ रहे थे। अब यहीं से किताब का दूसरा बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, हीलिंग के बिना अट्रैक्शन नहीं। लेखक बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि आकर्षण कोई पॉजिटिव थिंकिंग का खेल नहीं है। यह अधूरे घावों पर मुस्कान चिपकाने से काम नहीं करता। वो लिखते हैं, अनहील्ड वुंड्स अट्रैक्ट फैमिलियर पेन, यानी जो दर्द ठीक नहीं हुआ वही बार बार नए चेहरे पहनकर लौट आता है। इसलिए अगर आपके रिश्तों में बार बार वही पैटर्न दिखता है, वही दर्द, वही निराशा, तो समस्या बाहर नहीं, अंदर है। यहां लेखक एक रिलेटेबल कैरेक्टर का जिक्र करते हैं। एक ऐसा इंसान जो हर बार ऐसे पार्टनर चुनता है जो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। बाहर से लगता है कि किस्मत खराब है, लेकिन अंदर कहीं एक पुराना विश्वास बैठा है कि मुझे अधूरा प्यार ही मिल सकता है। जब तक यह विश्वास जिंदा है, तब तक आकर्षण बदल ही नहीं सकता। और यह बात सिर्फ रिश्तों पर लागू नहीं हो, करियर, पैसा, दोस्ती, हर जगह। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, घाव पहचान लिए, लेकिन भरें कैसे? लेखक यहां किसी जादुई इलाज की बात नहीं करते। वो कहते हैं, हीलिंग का मतलब है उस भावना के साथ बैठ पाना जिससे आप अब तक भागते रहे। दुख, गुस्सा, शर्म, डर। और वो एक लाइन लिखते हैं, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स, यानी जिसे आप दबाते हो वही ताकतवर बनता है। इसलिए आकर्षण की दिशा बदलने के लिए आपको पहले खुद के साथ ईमानदार होना पड़ेगा। इस हिस्से में एक और आम गलती की बात आती है। लोग सोचते हैं कि हीलिंग मतलब कमजोर होना, रोना, रुक जाना, पीछे जाना। लेखक इसे पूरी तरह पलट देते हैं। वो कहते हैं कि हीलिंग सबसे बड़ा एक्शन है, क्योंकि यह आपको उस जगह से बाहर लाती है जहां आप ऑटो पायलट पर जी रहे थे। जब आप अपने पुराने दर्द को समझते हो, तो आप पहली बार कॉन्शियसली चुनना शुरू करते हो, और यही कॉन्शियस चॉइस आकर्षण की शुरुआत है। लेखक एक छोटा सा दैनिक अभ्यास भी सुझाते हैं। वो कहते हैं, दिन में एक बार खुद से यह पूछिए, क्या मैं अभी वर्तमान में प्रतिक्रिया दे रहा हूं या पुराने डर से? यह सवाल कई बार आपको रुकने पर मजबूर करेगा। शायद आप तुरंत जवाब न दे पाओ, लेकिन धीरे धीरे एक गैप बनने लगता है, और उसी गैप में आपकी ताकत छुपी होती है। इस हिस्से के आखिर में लेखक एक बहुत सुकून देने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आप टूटे हुए नहीं हो, आप बस कंडीशन्ड हो, और जो कंडीशन हुआ है वो कंडीशन भी हो सकता है। आकर्षण कोई बाहर से लाई जाने वाली चीज नहीं है, यह आपकी नेचुरल स्टेट है जो डर और पुराने विश्वासों के नीचे दब गई थी। जैसे जैसे आप उन्हें हटाते हो, वैसे वैसे आपकी जिंदगी का फ्लो बदलने लगता है। और यहीं पर यह हिस्सा खत्म होता है एक अजीब सी शांति के साथ, क्योंकि अब आपको दिखने लगा है कि समस्या आपकी किस्मत नहीं थी, आपकी मेहनत की कमी नहीं थी। समस्या यह थी कि आप पुराने दर्द से नए सपने बनाने की कोशिश कर रहे थे। और अब जब यह समझ आ गई है, तो अगला कदम और भी ज्यादा ईमानदारी मांगता है, खुद की जिम्मेदारी लेना बिना खुद को दोष दिए। और यही से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। अब तक जो समझ बन चुकी है वो थोड़ी भारी है, मानना पड़ेगा, क्योंकि जब आप यह देख लेते हो कि डर और पुराने घाव कैसे आपकी जिंदगी को चला रहे थे, तो अगला सवाल अपने आप उठता है, तो अब मैं करूं क्या? यहीं पर लेखक तीसरे हिस्से में जिम्मेदारी की बात लाते हैं, लेकिन जिस तरह से लाते हैं वो आपको कुचलती नहीं, बल्कि सीधा खड़ा करती है। वो कहते हैं, जिम्मेदारी लेने का मतलब खुद को दोषी ठहराना नहीं है, इसका मतलब है अपनी ताकत वापस लेना। लेखक यहां एक लाइन लिखते हैं जो पहली बार सुनने में थोड़ी कठोर लग सकती है, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंड टू यू, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू डू विद इट। इसका मतलब बहुत साफ है, जो आपके साथ हुआ वो शायद आपके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन आज आप उस कहानी को कैसे जी रहे हो वो पूरी तरह आपके हाथ में है। और यही पल है जहां चेजिंग खत्म होती है और अट्रैक्शन की शुरुआत होती है। इस हिस्से में लेखक एक बहुत आम मानसिक जाल की बात करते हैं, पीड़ित की पहचान। जब हम बार बार यह कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा ही होता है, लोग मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, तो अनजाने में हम खुद को पावरलेस बना लेते हैं। लेखक कहते हैं कि यह पहचान हमें सुरक्षा का एहसास देती है,
क्योंकि इसमें उम्मीद नहीं रखनी पड़ती, लेकिन कीमत बहुत भारी होती है। आप अपनी रचनात्मक शक्ति खो देते हैं। वो एक लाइन में कहते हैं, विक्टिमहुड इज फेमिलियर बट इट इज नॉट सेफ। यानी जाना पहचाना होना हमेशा सही होना नहीं होता। अब एक बात बताऊं, यहां अक्सर अंदर से आवाज आती है, तो क्या सब मेरी गलती है? और लेखक यहीं पर बहुत संवेदनशील तरीके से बात संभालते हैं। वो कहते हैं, नहीं, यह गलती और जिम्मेदारी का खेल नहीं है, यह चुनाव का खेल है। आप आज क्या चुनते हो, पुरानी कहानी या नई संभावना? और यह चुनाव हर दिन, हर छोटे फैसले में होता है। लेखक इस हिस्से में एक बहुत प्रैक्टिकल टूल देते हैं, जिसे वो पैटर्न इंटरप्शन कहते हैं। मतलब जब भी आप खुद को पुराने रिएक्शन में जाते देखें, चिपकना, सफाई देना, जरूरत से ज्यादा समझौता करना, वहीं रुक जाइए। एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, अगर मैं डर से नहीं, आत्म सम्मान से चुनता, तो अभी क्या करता? यह सवाल पहली बार में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी नई आदत बन सकता है। यहां एक रिलेटेबल उदाहरण आता है, एक ऐसे इंसान का जो हर बार ओवरवर्क करता है ताकि कोई उसे नकार न दे। पहले यह उसे समर्पण लगता था, लेकिन अब उसे दिखता है कि यह डर से निकला हुआ एक्शन था। जब उसने पहली बार समय पर काम बंद किया, मना किया, तो दिल तेज धड़क रहा था। डर था कि लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा, लोगों ने उसकी सीमा को सम्मान दिया। और यहीं लेखक बताते हैं कि सीमाएं दीवार नहीं होती, सीमाएं चुंबक होती हैं। सही लोग पास आते हैं, गलत अपने आप दूर चले जाते हैं। लेखक इस हिस्से में सेल्फ ट्रस्ट पर जोर देते हैं। वो कहते हैं, जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करते, तब तक आप लगातार बाहर से पुष्टि ढूंढते रहोगे, और यही पुष्टि ढूंढना चेजिंग है। वो लिखते हैं, सेल्फ ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ अट्रैक्शन। यानी आकर्षण का आधार यह विश्वास है कि मैं खुद को संभाल सकता हूं, चाहे नतीजा कुछ भी हो। एक आम गलती यहां भी सामने आती है। लोग सोचते हैं कि जिम्मेदारी लेने का मतलब है हर चीज कंट्रोल करना। लेखक इसे साफ नकारते हैं। वो कहते हैं, जिम्मेदारी कंट्रोल नहीं है, यह जवाबदेही है। आप अपना इरादा, अपना व्यवहार, अपनी प्रतिक्रिया संभाल सकते हो, नतीजे नहीं। और जब आप नतीजों को पकड़ना छोड़ देते हो, तब पैराडॉक्सिकली चीजें बेहतर होने लगती हैं। लेखक एक दैनिक अभ्यास सुझाते हैं जो सुनने में बहुत छोटा है, लेकिन असर गहरा है। वो कहते हैं, हर रात सोने से पहले 3 ऐसे पल लिखिए जहां आपने डर की जगह आत्म सम्मान से चुना, भले ही वो छोटे हों। जैसे किसी मैसेज का तुरंत जवाब न देना, किसी बेकार बहस से बाहर निकल जाना, या अपनी जरूरत को साफ कहना। ये छोटे छोटे चुनाव आपके अंदर एक नई पहचान बनाते हैं, एक ऐसे इंसान की जो खुद को छोड़कर कुछ पाने नहीं निकलता। इस हिस्से के अंत में लेखक एक बहुत सधी हुई बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आकर्षण की राह पर चलना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ड्रामा नहीं होता, कोई हड़बड़ी नहीं होती। यह शांत, स्थिर और कई बार उबाऊ भी लग सकता है, लेकिन यही स्थिरता आपकी जिंदगी में सही लोगों, सही मौकों और सही अनुभवों को जगह देती है। और यहीं पर एक अजीब सा आत्मविश्वास जन्म लेने लगता है। वो आत्मविश्वास जो शोर नहीं करता, साबित नहीं करता, बस मौजूद रहता है। और जैसे ही यह मौजूदगी मजबूत होती है, दुनिया का जवाब बदलने लगता है। अगला हिस्सा इसी बदलाव की बारीक परतों को खोलेगा आज। हाँ, आप सीखेंगे कि कैसे अंदर की यह नई स्थिति बाहर की दुनिया में साफ दिखने लगती है। अब जब जिम्मेदारी का मतलब साफ होने लगा है, तो लेखक एक और परत खोलते हैं, और यह परत बहुत सूक्ष्म है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या चुन रहे हो, सवाल यह है कि आप उस चुनाव के पीछे खड़े कैसे रहते हो। और यहीं से यह हिस्सा शुरू होता है, आत्म सम्मान बनाम आत्म सुरक्षा की लड़ाई से। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग जो फैसले लेते हैं, वो खुद को सुरक्षित रखने के लिए लेते हैं, सम्मान देने के लिए नहीं। और यही फर्क धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देता है। लेखक यहां एक बहुत साफ लाइन लिखते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट चेंजेस द रूम बिफोर यू स्पीक। इसका मतलब यह है कि जब आप खुद के साथ खड़े होते हो, तो बिना बोले भी आपकी मौजूदगी का असर पड़ता है।
लोग यह महसूस कर लेते हैं कि यह इंसान खुद से समझौता नहीं करता, और यह भावना कहीं न कहीं आकर्षण का सबसे मजबूत रूप बन जाती है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए हां कहा क्योंकि मना करने से डर लग रहा था? कितनी बार आपने खुद को छोटा कर लिया ताकि सामने वाला सहज रहे? लेखक कहते हैं कि हर बार जब आप ऐसा करते हो तो आप दुनिया को एक साइलेंट मैसेज भेजते हो कि मेरी सीमाएं निगोशिएबल हैं, और फिर आपको वही लोग, वही हालात मिलते हैं जो उन सीमाओं को लांघते हैं। यह कोई सजा नहीं है, यह प्रतिक्रिया है। इस हिस्से में लेखक सीमाओं की बात बहुत गहराई से करते हैं, लेकिन सीमाओं को वो कठोरता की तरह नहीं दिखाते। वो कहते हैं, सीमा वह जगह है जहां से आपका सम्मान शुरू होता है, और वो एक लाइन में इसे पकड़ लेते हैं, बाउंड्रीज आर नॉट रिजेक्शन, दे आर डायरेक्शन। यानी सीमा किसी को ठुकराना नहीं है, यह बताना है कि आप किस तरह का व्यवहार स्वीकार करते हो। यहां एक रिलेटेबल उदाहरण आता है, एक इंसान का जो हर रिश्ते में ज्यादा देता है, कम मांगता है। बाहर से यह त्याग लगता है, लेकिन अंदर से यह डर है कि अगर मांगा तो छोड़ दिए जाऊंगे। जब उसने पहली बार साफ साफ अपनी जरूरत रखी, उसे लगा रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन हुआ यह कि रिश्ता या तो गहरा हुआ या खत्म। और लेखक कहते हैं, दोनों ही हालात में आप जीतते हो, क्योंकि जो रिश्ता आपकी सच्चाई नहीं सह सकता, वह आपको कभी पूरा नहीं कर सकता। लेखक इस हिस्से में एक बहुत काम की पहचान सिखाते हैं। आप कब आत्म सम्मान से चुन रहे हो और कब आत्म सुरक्षा से। वो कहते हैं, आत्म सम्मान वाले चुनाव के बाद डर हो सकता है, लेकिन भीतर शांति रहती है। आत्म सुरक्षा वाले चुनाव के बाद राहत हो सकती है, लेकिन भीतर बेचैनी रहती है। अगर आप यह फर्क पकड़ना सीख गए तो आधा खेल वहीं जीत लिया। एक और आम गलती यहां सामने आती है। लोग सोचते हैं कि आत्म सम्मान मतलब सख्त हो जाना, भावनाएं बंद कर लेना। लेखक इसे साफ खारिज करते हैं। वो कहते हैं, आत्म सम्मान और कठोरता में फर्क है। कठोरता डर से आती है, सम्मान स्पष्टता से। जब आप साफ होते हो तो आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेख यहां एक छोटा लेकिन असरदार अभ्यास देते हैं। वो कहते हैं, आने वाले हफ्ते में एक ऐसी स्थिति चुनिए जहां आप आमतौर पर खुद को पीछे कर लेते हो, और वहां सिर्फ एक काम कीजिए, साफ बोलिए, न ज्यादा न कम, बस सच। उसके बाद जो भी भावना आए, डर, अपराधबोध, राहत, उसे महसूस कीजिए, भागिए मत। यही प्रक्रिया आपके अंदर नई जड़ें जमाती है। इस हिस्से में एक बहुत सुंदर लेकिन सच्ची बात आती है। लेखक कहते हैं कि जब आप आत्म सम्मान से जीना शुरू करते हो तो कुछ लोग आपसे दूर हो जाएंगे, और यह नुकसान जैसा लगेगा, लेकिन असल में यह जगह बनना है। जगह उन लोगों के लिए जो आपको वैसा ही स्वीकार करेंगे जैसे आप हो, बिना चेज करवाए। लेखक एक लाइन में इसे समेटते हैं, अट्रैक्शन रिक्वायर्स स्पेस। यानी जब तक आप खुद को इतना फैलने नहीं देते कि सांस ले सको, तब तक सही चीजें अंदर नहीं आ सकती। लगातार पकड़ बनाए रखना, खुद को सिकोड़ना, जगह ही नहीं छोड़ता। और यहीं पर यह हिस्सा एक गहरी खामोशी के साथ रुकता है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आप क्या चाहते हो, सवाल यह है कि क्या आप अपने लिए जगह बनाने को तैयार हो। जगह जहां आप खुद हो सको, बिना सफाई दिए, बिना डर के। और अगला हिस्सा इसी जगह में उतरने की बात करेगा आज। हां, आप सीखते हो कि शांत रहकर भी कैसे शक्तिशाली बना जा सकता है। अब तक आप यह महसूस करने लगे होंगे कि यह किताब बाहर की दुनिया को जीतने की नहीं, अंदर की जमीन साफ करने की बात कर रही है। और 5वें हिस्से में लेखक इसी साफ जमीन पर एक बहुत जरूरी सवाल रखते हैं, आपकी ऊर्जा कैसी है? क्योंकि लेखक कहते हैं कि लोग आपके शब्दों से पहले आपकी ऊर्जा पढ़ लेते हैं, और अगर ऊर्जा में बेचैनी है, हड़बड़ी है, कुछ साबित करने की जल्दी है, तो आकर्षण वहीं कमजोर पड़ जाता है। लेखक यहां एक सीधी लाइन लिखते हैं, योर नर्वस सिस्टम लीड्स योर लाइफ। इसका मतलब यह है कि आप जो भी कर रहे हो, काम, रिश्ता, फैसला, असल में वह आपके अंदर की घबराहट या शांति से निकल रहा है। अगर अंदर सिस्टम हमेशा अलर्ट मोड में है, तो बाहर की दुनिया भी आपको वैसा ही ट्रीट करेगी, जैसे कोई जल्दी में
असुरक्षित इंसान। और यही वजह है कि कई लोग मेहनत बहुत करते हैं, सही बातें भी कहते हैं, फिर भी चीजें उनके हाथ से फिसलती रहती हैं। यहां लेखक बताते हैं कि चेजिंग सिर्फ सोच नहीं होती, यह शरीर की हालत भी होती है। तेज सांसें, कसे हुए कंधे, हमेशा जल्दी में रहना, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना, यह सब संकेत हैं कि आप अंदर से सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। और जब शरीर सुरक्षित नहीं महसूस करता तो दिमाग बार बार वही करता है, कंट्रोल, पकड़, ओवर एक्शन। लेखक कहते हैं जब तक आप शरीर को शांत करना नहीं सीखते तब तक दिमाग को समझाना बेकार है। अब एक बात बताऊं, यह हिस्सा बहुत लोगों को अजीब लग सकता है, क्योंकि यहां लेखक मोटिवेशन कम और रेगुलेशन ज्यादा सिखा रहे हैं। वो कहते हैं आकर्षण का रास्ता हाई एनर्जी से नहीं, स्टेबल एनर्जी से खुलता है। वो एक लाइन में कहते हैं काम इज मैग्नेटिक, यानी जो इंसान अपने अंदर स्थिर है वही सबसे ज्यादा खींचता है। लेखक यहां एक बहुत प्रैक्टिकल अभ्यास देते हैं। वो कहते हैं दिन में कई बार बिना वजह रुकिए, सच में रुकिए, फोन नीचे रखिए, कंधे ढीले कीजिए और बस यह देखिए कि सांस कहां अटकी हुई है। इसे वो रिटर्निंग टू द बॉडी कहते हैं। मतलब आप दिमाग की कहानियों से वापस शरीर में आ रहे हो। शुरुआत में यह बोरिंग लगेगा, मन भागेगा, लेकिन धीरे धीरे यही रुकना आपकी नई ताकत बन जाता है। इस हिस्से में एक रिलेटेबल उदाहरण आता है। एक ऐसा इंसान जो हमेशा उपलब्ध रहता था, हर कॉल उठाता, हर काम तुरंत करता। उसे लगता था कि यही प्रोफेशनलिज्म है, लेकिन अंदर से वह थका हुआ, चिड़चिड़ा और खाली था। जब उसने धीरे धीरे जवाब देने की स्पीड कम की, हर चीज पर तुरंत रिएक्ट करना छोड़ा, तो उसे डर लगा कि लोग उसे भूल जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा, लोग उसकी उपस्थिति को ज्यादा वैल्यू देने लगे। लेखक यहां साफ कहते हैं कि आपकी उपलब्धता नहीं, आपकी स्थिरता आपको आकर्षक बनाती है। एक आम गलती यहां भी सामने आती है। लोग सोचते हैं कि शांत होना मतलब स्लो हो जाना, पीछे रह जाना। लेखक इसे पूरी तरह पलट देते हैं। वो कहते हैं शांत इंसान सुस्त नहीं होता, वो स्पष्ट होता है। उसे हर मौके पर कूदना नहीं पड़ता, वो सही मौके को पहचान सकता है। और यही वजह है कि उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं, इकट्ठी रहती है। लेखक इस हिस्से में ओवर एफर्टिंग की भी बात करते हैं। वो कहते हैं अगर आपको किसी चीज के लिए खुद को बहुत ज्यादा खींचना पड़ रहा है तो शायद वह आपके लिए नहीं है, या शायद आप गलत जगह से आ रहे हो। आकर्षण में एक सहजता होती है, मेहनत होती है, लेकिन घिसटने वाली मेहनत नहीं। वो एक लाइन लिखते हैं एफर्ट फ्रॉम फियर एग्जॉस्ट्स, एफर्ट फ्रॉम अलाइनमेंट एनर्जाइजेस। यानी डर से की गई कोशिश थका देती है, तालमेल से की गई कोशिश ताकत देती है। यहां लेखक एक छोटा सा लेकिन असरदार सवाल देते हैं, जिसे आप दिन में कभी भी पूछ सकते हो। क्या मैं अभी खुद को कस रहा हूं या खोल रहा हूं? अगर जवाब कसना है तो रुकिए। यही रुकना धीरे धीरे आपकी लाइफ की स्पीड को सही करता है। इस हिस्से के अंत में लेखक एक बहुत सुकून देने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं आपको किसी को इम्प्रेस करने के लिए शांत नहीं होना है, आपको खुद के लिए सुरक्षित महसूस करना है। जब आप अपने शरीर में घर जैसा महसूस करने लगते हो, तब बाहर की दुनिया भी आपको उसी तरह जगह देती है। और यहीं पर यह हिस्सा ठहर जाता है, क्योंकि अब आकर्षण कोई दूर की चीज नहीं लगती, अब यह एक अंदर की अवस्था लगने लगती है, जहां आप भाग नहीं रहे, पकड़ नहीं रहे, बस मौजूद हैं। और इसी मौजूदगी से अगला दरवाजा खुलने वाला है, जहां आप सीखेंगे कि कैसे कम करके भी ज्यादा असर डाला जा सकता है। अब तक एक अजीब सी बात साफ होने लगी है, जितना आप अंदर से स्थिर होते जा रहे हो, उतना ही बाहर की दुनिया में हलचल कम हो रही है। और यहीं पर छठे हिस्से में लेखक एक बहुत उल्टी लगने वाली बात रखते हैं, करना, कम बोलना, कम समझाना, कम साबित करना। क्योंकि लेखक कहते हैं ज्यादातर लोग इसलिए नहीं थकते कि वो कम कर रहे हैं, बल्कि इसलिए थकते हैं क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं। लेखक यहां एक लाइन लिखते हैं जो पहली बार सुनकर थोड़ा झटका देती है, डूइंग लेस इज नॉट लेजीनेस, इट इज क्लैरिटी। मतलब कम करना आलस नहीं है, यह साफ होने का संकेत है। जब आप अंदर से साफ नहीं होते
तो आप हर मौके पर कूदते हो, हर बातचीत को खींचते हो, हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हो। और यह लगातार कोशिश करना ही चेजिंग है। अब जरा खुद से पूछिए, कितनी बार आपने अपनी बात साबित करने के लिए जरूरत से ज्यादा समझाया है? कितनी बार आपने किसी को मनाने के लिए खुद को छोटा किया है? लेखक कहते हैं कि जब आप सही जगह से आ रहे होते हो तो आपको ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी शांति ही काफी होती है। और वो एक लाइन में कहते हैं, द राइट थिंग्स डोंट रिक्वायर कन्विंसिंग, यानी जो सही है उसे मनाना नहीं पड़ता। इस हिस्से में लेखक ओवर एक्सप्लेनिंग की आदत पर सीधा वार करते हैं। वो कहते हैं, ज्यादा समझाना अक्सर ज्ञान से नहीं, डर से निकलता है। डर कि सामने वाला गलत समझ न ले, डर कि कहीं छोड़ न दे। लेकिन हर बार जब आप खुद को बार बार जस्टिफाई करते हो तो आप अपनी ही वैल्यू को नीचे खींचते हो। यह बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है। यहां एक रिलेटेबल उदाहरण आता है, एक इंसान का जो हर रिश्ते में अपनी नीयत साबित करता रहता है। वो बार बार कहता है, मैं ऐसा नहीं हूं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस अच्छा करना चाहता था। लेखक कहते हैं, अगर आपको बार बार यह बताना पड़ रहा है कि आप अच्छे इंसान हो तो कहीं ना कहीं आप गलत जगह खड़े हो। सही जगह पर आपकी नीयत एक्सप्लेन नहीं होती, महसूस होती है। लेखक इस हिस्से में एक बहुत काम का नियम देते, हैंकम बोलो, ज्यादा महसूस करो। मतलब सामने वाले की प्रतिक्रिया, माहौल की ऊर्जा, अपनी बॉडी की हालत। अगर अंदर कहीं कसाव है तो शायद आप ज्यादा कर रहे हो। वो एक लाइन लिखते हैं, साइलेंस रिवील्स व्हाट एफर्ट हाइड्स, यानी खामोशी वह दिखा देती है जो मेहनत छुपा देती है। एक आम गलती यहां भी सामने आती है। लोग सोचते हैं कि कम करना मतलब पीछे हट जाना, हार मान लेना। लेखक इसे साफ पलट देते हैं। वो कहते हैं, कम करना अक्सर सबसे साहसी कदम होता है, क्योंकि इसमें आपको भरोसा करना पड़ता है खुद पर, प्रक्रिया पर, और इस बात पर कि जो आपका है वो आपको ढूंढ ही लेगा। लेखक एक छोटा सा अभ्यास सुझाते हैं। वो कहते हैं, आने वाले कुछ दिनों में जानबूझकर एक जगह कम कीजिए। एक मैसेज जिसका जवाब आप तुरंत देते थे, थोड़ी देर से दीजिए। एक बहस जिसमें आप कूद पड़ते थे, उससे बाहर रहिए। और फिर देखिए कि दुनिया टूटती है या संभलती है। ज्यादातर मामलों में आपको हैरानी होगी कि चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। इस हिस्से में लेखक एक और गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आकर्षण में जगह चाहिए, और जगह तभी बनती है जब आप खुद पीछे हटते हो। लगातार भरे हुए हाथों में कुछ नया नहीं रखा जा सकता, और यही वजह है कि कम करना असल में खाली करना है, नी चीजों के लिए। लेखक एक लाइन में इसे समेटते हैं, लेस एफर्ट क्रिएट्स मोर अलाइनमेंट, यानी जब आप ज्यादा खींचना छोड़ देते हो तब चीजें अपने सही स्थान पर आने लगती हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह बस प्रकृति का नियम है। और यहीं पर यह हिस्सा एक गहरी सांस के साथ खत्म होता है, क्योंकि अब आप यह महसूस करने लगे हो कि आपको हर चीज को संभालने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें तभी सही होती हैं जब आप उन्हें होने देते हो। और अगला हिस्सा इसी होने देने की कला में और गहराई से उतरेगा, जहां कंट्रोल छोड़ना कमजोरी नहीं, ताकत बन जाता है। अब तक एक बात अंदर बैठने लगी है कि जितना ज्यादा आप पकड़ ढीली करते हो उतना ही जीवन सहज होता जाता है। और 7वें हिस्से में लेखक इसी पकड़ को पूरी तरह सामने रख देते हैं, कंट्रोल की आदत। वो कहते हैं, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कंट्रोल उन्हें सुरक्षित रखता है, लेकिन असल में वही कंट्रोल सबसे ज्यादा थकाता है, क्योंकि कंट्रोल भरोसे की कमी से पैदा होता है। लेखक यहां एक लाइन लिखते हैं जो सीधे दिल पर लगती है, कंट्रोल इज फियर वेयरिंग द मास्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कंट्रोल अक्सर जिम्मेदारी का भेष पहनकर आता है, लेकिन अंदर डर ही होता है। डर कि अगर मैंने ढील दी तो सब बिखर जाएगा। और यही डर आपको हर चीज पर नजर रखने, हर इंसान को संभालने, हर नतीजे को तय करने की कोशिश में डाल देता है। अब जरा सोचिए, कितनी बार आपने भविष्य के बारे में इतना सोचा कि आज जीना भूल गए? कितनी बार आपने किसी रिश्ते को इसलिए कसकर पकड़ा क्योंकि डर था कि वो हाथ से निकल जाएगा?
लेखक कहते हैं कि यही कसाव आकर्षण को मार देता है, क्योंकि आकर्षण आज में होता है, भरोसे में होता है, खुलेपन में होता है। इस हिस्से में लेखक सरेंडर की बात करते हैं, लेकिन बहुत गलतफहमी तोड़ते हुए। वो कहते हैं, सरेंडर हार नहीं है, सरेंडर का मतलब है यह मान लेना कि आप सब कुछ नहीं जानते, और यही मान लेना असली समझदारी है। वो एक लाइन लिखते हैं, सरेंडर इज एन एक्ट ऑफ सेल्फ ट्रस्ट। यानी जब आप छोड़ते हो तो आप दुनिया पर नहीं, खुद पर भरोसा कर रहे होते हो कि मैं जो भी आएगा उससे निपट लूंगा। यहां एक रिलेटेबल उदाहरण आता है, एक ऐसे इंसान का जो हर चीज प्लान करना चाहता है, हर बातचीत का नतीजा, हर मीटिंग का असर, हर रिश्ते का भविष्य। बाहर से वह बहुत प्रिपेयर्ड लगता है, लेकिन अंदर से हमेशा टेंशन में रहता है। जब उसने पहली बार कुछ चीजें अनप्लान्ड छोड़नी शुरू की तो डर लगा, लेकिन उसी डर के साथ एक हल्कापन भी आया। और लेखक कहते हैं, यही हल्कापन आकर्षण का असली दरवाजा है। लेखक इस हिस्से में एक बहुत जरूरी फर्क समझाते हैं। इंटेंशन और अटैचमेंट का इंटेंशन मतलब आप क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो, अटैचमेंट मतलब उसी नतीजे से चिपक जाना। वो कहते हैं, इंटेंशन साफ रखो, अटैचमेंट छोड़ दो, क्योंकि इंटेंशन दिशा देता है, अटैचमेंट बोझ बनता है। और वो एक लाइन में इसे पकड़ लेते हैं, क्लियर इंटेंशन, लूज ग्रिप। एक आम गलती यहां भी सामने आती है। लोग सोचते हैं कि कंट्रोल छोड़ने का मतलब है लापरवाह हो जाना। लेखक इसे साफ नकारते हैं। वो कहते हैं, लापरवाही और सरेंडर में फर्क है। लापरवाही में आप जिम्मेदारी से भागते हो, सरेंडर में आप परिणाम को पकड़ना छोड़ते हो। काम आप पूरी ईमानदारी से करते हो, बस यह तय नहीं करते कि उसका फल कैसा होना चाहिए। लेखक एक बहुत सरल लेकिन असरदार अभ्यास देते हैं। वो कहते हैं, आज एक ऐसी चीज चुनिए जिसे आप बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, और वहां जानबूझकर थोड़ा ढील दीजिए। किसी की प्रतिक्रिया को ठीक करने की कोशिश मत कीजिए, किसी नतीजे को पहले से तय मत कीजिए, और बस देखिए कि क्या होता है। यह अभ्यास डर पैदा करेगा, लेकिन उसी डर के पीछे आजादी छुपी होती है। इस हिस्से में लेखक एक और गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, कंट्रोल आपको थका देता है क्योंकि यह आपको अकेला बना देता है। सब कुछ आपके कंधों पर आ जाता है। लेकिन जब आप भरोसा करना सीखते हो तो जीवन आपके साथ काम करने लगता है, आपके खिलाफ नहीं। लेखक एक लाइन में इसे समेटते हैं, लाइफ रिस्पॉन्ड्स व्हेन यू स्टॉप फोर्सिंग। यानी जब आप जोर लगाना बंद करते हो तब जिंदगी जवाब देना शुरू करती है। यह बात सुनने में आसान है, लेकिन जीने में हिम्मत मांगती है। और यहीं पर यह हिस्सा एक अनजानी सी शांति के साथ रुकता है, क्योंकि अब आपको दिखने लगा है कि हर चीज को थामे रखना ताकत नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ा साहस होता है हाथ खोल देना। और अगला हिस्सा इसी खुलेपन में पैदा होने वाली नई संभावनाओं की बात करेगा, जहां जिंदगी पहली बार सच में साथ खड़ी नजर आती है। अब तक कंट्रोल ढीला करने की बात सुनकर अंदर कहीं एक खालीपन सा महसूस होने लगता है, जैसे हाथ खोल दिए हैं, लेकिन अब उनमें है क्या? और ठीक इसी जगह पर 8वें हिस्से में लेखक उस खालीपन को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाना सिखाते हैं। वो कहते हैं, ज्यादातर लोग खालीपन से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कुछ नहीं कर रहे, कुछ पकड़ नहीं रहे, तो उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। लेकिन सच यह है कि खालीपन ही वह जगह है जहां आकर्षण सांस ले पाता है। लेखक यहां एक बहुत शांत लेकिन गहरी लाइन लिखते हैं, स्पेस इज नॉट एब्सेंस, इट इज इन्विटेशन। यानी खाली जगह किसी चीज की कमी नहीं है, वह न्योता है। जब आप हर पल खुद को व्यस्त रखते हो, हर खामोशी को भर देते हो, तो आप जीवन को बोलने का मौका ही नहीं देते, और फिर शिकायत करते हो कि जिंदगी जवाब नहीं दे रही। अब जरा सोचिए, कब आखिरी बार आपने कुछ नहीं किया, सच में कुछ नहीं, बिना फोन, बिना प्लान, बिना अगले कदम की चिंता। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग इस स्थिति में असहज हो जाते हैं, बेचैनी आने लगती है। दिमाग कहता है, कुछ करो, कुछ सोचो, कुछ साबित करो। और यही बेचैनी इस बात का सबूत है कि हम खालीपन के आदी नहीं हैं। इस हिस्से में लेखक बताते हैं कि चेजिंग का एक बड़ा कारण यह भी है कि हम खुद के साथ अकेले बैठना नहीं जानते।
जैसे ही रुकते हैं, अंदर की आवाजें तेज हो जाती हैं। पुरानी यादें, अधूरे सवाल, डर। इसलिए हम खुद को भरे रखते हैं, काम से, लोगों से, शोर से। लेकिन आकर्षण शोर में नहीं आता, वह सन्नाटे में आता है। लेखक यहां एक लाइन लिखते हैं जो थोड़ा डराती भी है और सुकून भी देती है। स्टिलनेस ब्रिंग्स अप व्हाट मूवमेंट हाइड्स। यानी स्थिरता वो सब सामने ले आती है जिसे भागदौड़ छुपा देती है। और यही वजह है कि लोग स्थिर होने से डरते हैं, क्योंकि तब उन्हें खुद से मिलना पड़ता है। यहां एक रिलेटेबल उदाहरण आता है। एक इंसान जिसने पहली बार वीकेंड बिना किसी प्लान के बिताने का फैसला किया। न बाहर जाना, न किसी को कॉल करना। पहले दिन उसे बेचैनी हुई, लगा समय बर्बाद हो रहा है। दूसरे दिन उसे अपने अंदर की थकान दिखी जो महीनों से अनदेखी थी। तीसरे दिन पहली बार उसे हल्कापन महसूस हुआ। लेखक कहते हैं, यही प्रक्रिया है, पहले असहजता, फिर सच्चाई, फिर शांति। लेखक इस हिस्से में एक बहुत सरल अभ्यास देते हैं। वो कहते हैं, रोज थोड़ी देर जानबूझकर खाली रखिए। कोई लक्ष्य नहीं, कोई सुधार नहीं, बस मौजूदगी। इसे वो क्रिएटिंग न्यूट्रल स्पेस कहते हैं। यह समय कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है, और यही इसकी ताकत है, क्योंकि यहां आप कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहे, बस हो रहे हैं। एक आम गलती यहां भी सामने आती है। लोग सोचते हैं कि खालीपन मतलब बोरियत। लेखक इसे साफ अलग करते हैं। बोरियत तब होती है जब आप बाहर से कुछ चाहते हो। खालीपन तब होता है जब आप अंदर से रुक जाते हो, और इस रुकने में धीरे धीरे आपकी अपनी आवाज साफ होने लगती है। आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते, और क्यों। लेखक कहते हैं कि जब आपकी अपनी आवाज साफ हो जाती है, तब आप बाहर की दुनिया से कम उलझते हो। आपको हर मौके पर हां कहने की जरूरत नहीं पड़ती, हर बहस में उतरने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब आपके पास एक अंदरूनी रेफरेंस पॉइंट है, और यही रेफरेंस पॉइंट आकर्षण की जड़ बनता है। इस हिस्से के आखिर में लेखक एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि खालीपन कोई स्थायी स्थिति नहीं है, ये बस पुल है पुराने पैटर्न और नए जीवन के बीच। अगर आप इस पुल पर टिके रहना सीख गए, बिना घबराए वापस भागे, तो जिंदगी खुद आपके सामने नए रास्ते खोलने लगती है। और यहीं पर यह हिस्सा ठहर जाता है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या करेंगे। सवाल यह है कि क्या आप कुछ न करने की हिम्मत रख सकते हो, क्योंकि इसी हिम्मत में अगला कदम छुपा है, वह कदम जहां आपकी सच्ची पहचान बिना कोशिश के दिखने लगती है। अब तक आप यह समझने लगे होंगे कि आकर्षण कोई एक्टिव दौड़ नहीं है, यह एक स्टेट है। और 9वें हिस्से में लेखक उसी स्टेट की सबसे नाजुक परत पर हाथ रखते हैं, पहचान। वो कहते हैं, जब तक आप खुद को किसी लेबल से पकड़कर जी रहे हो, तब तक आप पूरी तरह खुले नहीं हो सकते, क्योंकि हर लेबल अपने साथ डर लाता है, उसे खोने का डर। लेखक यहां एक बहुत सीधी लेकिन गहरी लाइन लिखते हैं, यू सफर बिकॉज यू क्लिंग टू एन आइडेंटिटी। यानी दर्द इसलिए नहीं है कि हालात खराब हैं, दर्द इसलिए है क्योंकि आप किसी पहचान से चिपके हुए हो। सफल इंसान, अच्छा बेटा, मजबूत इंसान, समझदार प्रोफेशनल। बाहर से ये पहचानें अच्छी लगती हैं, लेकिन अंदर से ये आपको कसकर पकड़ लेती हैं, क्योंकि अब हर फैसला उस पहचान को बचाने के लिए लिया जाता है, न कि सच के लिए। अब जरा खुद से पूछिए, अगर कल आपकी यह पहचान चली जाए, तो आप कौन रह जाओगे। यह सवाल सुनने में दार्शनिक लगता है, लेकिन लेखक इसे बहुत प्रैक्टिकल बनाते हैं। वो कहते हैं कि जब आप खुद को किसी रोल से ज्यादा मानने लगते हो, तो आप रिस्क लेना बंद कर देते हो, क्योंकि रिस्क से पहचान टूट सकती है, और जहां रिस्क नहीं, वहां ग्रोथ नहीं। इस हिस्से में लेखक ईगो अटैचमेंट की बात करते हैं, लेकिन बिना भारी शब्दों के। वो कहते हैं, ईगो मतलब खुद को बड़ा समझना नहीं है, ईगो मतलब खुद को किसी तय छवि में कैद कर लेना है। और वो एक लाइन में इसे पकड़ लेते हैं, ईगो वांट्स टू बी राइट, नॉट फ्री। यानी ईगो सही दिखना चाहता है, आजाद नहीं होना चाहता। यहां एक रिलेटेबल उदाहरण आता है, एक ऐसे इंसान का जो हमेशा स्ट्रांग बने रहने की कोशिश करता है। वो कभी मदद नहीं मांगता, कभी कंफ्यूजन नहीं दिखाता। बाहर से लोग उसे आदर्श मानते हैं, लेकिन अंदर से वह अकेला है।
जब उसने पहली बार माना कि मुझे नहीं पता, मुझे मदद चाहिए, तो उसकी पहचान हिली, लेकिन उसी झटके में उसे कनेक्शन मिला। लेखक कहते हैं, असली आकर्षण परफेक्शन से नहीं, सच्चाई से पैदा होता है। लेखक इस हिस्से में एक बहुत अहम फर्क बताते हैं। आप कौन हो और आप क्या करते हो। ज्यादातर लोग अपने काम, अपने रिजल्ट, अपनी भूमिका को ही खुद मान लेते हैं, लेकिन काम बदल सकता है, रोल बदल सकता है। अगर आपका पूरा अस्तित्व उन्हीं पर टिका है, तो हर बदलाव डर बन जाता है, और डर से किया गया चुनाव फिर वही चेजिंग पैदा करता है। एक आम गलती यहां भी सामने आती है। लोग सोचते हैं कि पहचान छोड़ने का मतलब है खुद को खो देना। लेखक इसे साफ पलटते हैं। वो कहते हैं, पहचान छोड़ना खुद को खोना नहीं है, खुद को बड़ा करना है। जब आप किसी एक कहानी में बंधे नहीं रहते, तब आप जीवन को ज्यादा खुले दिल से जी पाते हो। लेखक एक छोटा लेकिन चुनौतीपूर्ण अभ्यास देते हैं। वो कहते हैं, आने वाले दिनों में खुद को ऑब्जर्व कीजिए। जब भी आपको लगे कि आप कुछ सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि आपकी छवि बनी रहे, वहीं रुक जाइए और खुद से पूछिए, अगर कोई मुझे देख नहीं रहा होता तो मैं क्या चुनता। यह सवाल कई बार आपको चुप करा देगा, लेकिन उसी चुप्पी में सच मिलेगा। इस हिस्से में लेखक एक बहुत सुकून देने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं, जब आप पहचान से ढीले होते हो तो आपको साबित करने की जरूरत कम पड़ती है, और जैसे जैसे साबित करना कम होता है, आकर्षण अपने आप बढ़ता है। लोग आपको इसलिए नहीं सुनते कि आप कौन दिखते हो, बल्कि इसलिए कि आप असली हो। लेखक एक लाइन में इसे समेटते हैं, ऑथेंटिसिटी इज एफर्टलेस मैग्नेटिज्म, यानी सच्चाई बिना मेहनत के खींचती है। इसमें कोई टेक्निक नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बस खुद के साथ खड़ा होना है। और यहीं पर यह हिस्सा एक हल्केपन के साथ खत्म होता है, क्योंकि अब आपके कंधों से एक पुराना बोझ उतरने लगा है, किसी बनकर जीने का बोझ। और जैसे ही यह बोझ उतरता है, अगला दरवाजा खुलता है, जहां आप सीखेंगे कि दूसरों से जुड़ना कैसे बिना खुद को खोए किया जाता है। अब जब पहचान की पकड़ ढीली होने लगी है, तो 10वें हिस्से में लेखक एक बहुत संवेदनशील जगह पर आते हैं, कनेक्शन। क्योंकि ज्यादातर लोग जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जुड़ते हुए खुद को खो देते हैं, और फिर वही पुरानी कहानी, चेजिंग, एडजस्टमेंट और अंदर जमा होती थकान। लेखक कहते हैं, असली कनेक्शन कभी भी खुद को छोड़कर नहीं बनता। लेखक यहां एक सीधी लेकिन गहरी लाइन लिखते हैं, कनेक्शन विदाउट सेल्फ इज नॉट कनेक्शन, इट इज सर्वाइवल। यानी अगर आप जुड़ते हुए अपने आप को दबा रहे हो, तो वो रिश्ता नहीं, बस निभाना है। और निभाने में आकर्षण नहीं होता, वहां मजबूरी होती है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, कितनी बार आपने किसी से सिर्फ इसलिए बात जारी रखी क्योंकि अकेले होने से डर लग रहा था। कितनी बार आपने अपनी बात नहीं कही क्योंकि माहौल खराब न हो जाए। लेखक कहते हैं कि यही छोटी छोटी चुप्पियां धीरे धीरे आपको अदृश्य बना देती हैं। सामने वाला आपसे नहीं, आपके एडजस्ट किए हुए वर्जन से जुड़ता है। इस हिस्से में लेखक इमोशनल अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन बहुत साफ ढंग से। वो कहते हैं, उपलब्ध होने का मतलब हर वक्त खुले रहना नहीं है। इसका मतलब है सही समय पर, सही जगह पर, ईमानदारी से मौजूद होना। जो इंसान हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध है, वह अक्सर खुद के लिए अनुपलब्ध होता है, और यही असंतुलन रिश्तों में खिंचाव पैदा करता है। यहां एक रिलेटेबल उदाहरण आता है, एक ऐसे इंसान का जो हर बातचीत में सामने वाले को खुश रखने की कोशिश करता है, हंसता है, सहमत होता है, टकराव से बचता है। बाहर से वह बहुत मिलनसार लगता है, लेकिन अंदर से खाली है। जब उसने पहली बार असहमति जताई, अपनी सच्ची राय रखी, तो डर था कि लोग दूर हो जाएंगे। कुछ हुए भी, लेकिन जो बचे वो असली थे। लेखक कहते हैं, यही फिल्टरिंग है, और आकर्षण फिल्टरिंग के बिना टिक नहीं पाता। लेखक इस हिस्से में एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं, अटैचमेंट और इंटीमेसी का। अटैचमेंट में आप दूसरे से कुछ पाने जाते हो, सुरक्षा, पहचान, मान्यता। इंटीमेसी में आप खुद को सामने रखते हो सच के साथ। और वो एक लाइन में कहते हैं, इंटीमेसी रिक्वायर्स प्रेजेंस नॉट परफॉर्मेंस, यानी गहराई अभिनय से नहीं, मौजूदगी से आती है। एक आम गलती यहां भी
सामने आती है। लोग सोचते हैं कि सच्चे रहने से रिश्ते टूट जाएंगे। लेखक कहते हैं कुछ रिश्ते टूटेंगे, हाँ, लेकिन वो वैसे भी बोझ थे। सच्चाई रिश्तों को तोड़ती नहीं, वह बस नकाब हटाती है। और जो रिश्ता नकाब पर टिका हो वह टिकने वाला नहीं होता। लेखक एक छोटा सा लेकिन असरदार अभ्यास देते हैं। वो कहते हैं, अगली बार जब आप किसी से बात करें तो ध्यान दीजिए कि आप सुन भी रहे हो या सिर्फ जवाब तैयार कर रहे हो। यह छोटा सा फर्क आपके कनेक्शन की गुणवत्ता बदल सकता है, क्योंकि जब आप सच में सुनते हो तो सामने वाला खुद को सुरक्षित महसूस करता है और सुरक्षा आकर्षण को जन्म देती है। इस हिस्से में लेखक एक बहुत सुकून देने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं, आपको सबके साथ गहरा जुड़ाव नहीं चाहिए, आपको बस कुछ ऐसे रिश्ते चाहिए जहां आप खुद हो सको। जब यह जरूरत साफ हो जाती है तो आप कम लोगों से मिलते हो, लेकिन सच्चे जुड़ाव के साथ। लेखक एक लाइन में इसे समेटते हैं, डेप्थ ओवर पॉपुलैरिटी, यानी गहराई संख्या से ज्यादा मायने रखती है। और यही गहराई आपको बार बार खुद को साबित करने से मुक्त करती है। और यहीं पर यह हिस्सा एक नरम लेकिन मजबूत एहसास के साथ खत्म होता है, क्योंकि अब जुड़ना डर का सौदा नहीं रहा, अब यह एक चुनाव बन गया है। मैं तुम्हारे साथ रहूं, लेकिन खुद के साथ भी। और अगला हिस्सा इसी संतुलन को और आगे ले जाएगा, जहां रिश्ते बोझ नहीं, ऊर्जा बनना शुरू करते हैं। अब जब जुड़ाव खुद को खोए बिना होने लगा है, तो 11वें हिस्से में लेखक एक बहुत अहम बदलाव की बात करते हैं, ऊर्जा का लेन देन। वो कहते हैं, हर रिश्ता, हर काम, हर बातचीत एक एक्सचेंज है। सवाल यह नहीं है कि आप कितना दे रहे हो, सवाल यह है कि क्या आप खाली होकर दे रहे हो या भरकर। क्योंकि खाली होकर दिया गया हर एक्शन चेजिंग बन जाता है। लेखक यहां एक लाइन लिखते हैं जो अंदर तक उतर जाती है, इफ गिविंग ड्रेन्स यू, इट्स नॉट जेनरोसिटी, इट्स फियर। यानी अगर देते हुए आप थक रहे हो, नाराज हो रहे हो, अंदर शिकायत जमा हो रही है, तो वह उदारता नहीं है, वह डर है। डर कि अगर मैंने दिया नहीं तो मैं खो जाऊंगा। और डर से दिया गया कुछ भी आकर्षण पैदा नहीं करता। अब जरा अपने जीवन को देखिए, कितनी जगहों पर आप देते हैं और मन ही मन यह उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला बदले में कुछ करे, ध्यान दे, समझे, रुके, माने। लेखक कहते हैं, यहीं से लेन देन गड़बड़ हो जाता है। बाहर से आप देने वाले दिखते हो, लेकिन अंदर से आप कर्ज बना रहे होते हो, और कर्ज वाले रिश्तों में खिंचाव और थकान तय है। इस हिस्से में लेखक क्लीन गिविंग की बात करते हैं, मतलब ऐसा देना जिसमें कोई छुपी हुई मांग न हो। वो कहते हैं, या तो साफ दिल से दो या मत दो, बीच का रास्ता सबसे ज्यादा नुकसानदेह होता है। और वो एक लाइन में कहते हैं, गिव फ्रीली और डोंट गिव एट ऑल। यह लाइन सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन इसके पीछे बड़ी राहत छुपी है। यहां एक रिलेटेबल उदाहरण आता है, एक इंसान का जो हमेशा दूसरों की मदद करता है, लेकिन जब उसे जरूरत होती है तो कोई नहीं मिलता। उसे लगता है लोग स्वार्थी हैं। लेखक धीरे से दिखाते हैं कि असल में उसने कभी मदद को विकल्प नहीं बनाया, उसे जरूरत बना लिया। उसने देना चुना नहीं, मजबूरी में दिया। और मजबूरी से दिया गया कुछ भी संतुलन बिगाड़ देता है। लेखक इस हिस्से में एक बहुत जरूरी पहचान सिखाते हैं। वो कहते हैं, जब भी आप देने से पहले थकान महसूस कर रहे हो, रुक जाइए। जब देने के बाद मन में गुस्सा आ रहा हो, रुक जाइए। ये दोनों संकेत हैं कि आप सीमा लांघ रहे हो, और सीमा लांघ कर दिया गया प्यार भी खुद को काटता है। एक आम गलती यहां भी सामने आती है। लोग सोचते हैं कि अगर मैंने देना कम कर दिया तो मैं स्वार्थी बन जाऊंगा। लेखक इसे साफ पलटते हैं। वो कहते हैं, स्वार्थ और आत्म संरक्षण अलग चीजें हैं। जब आप खुद को संभाल कर देते हो तो आप ज्यादा स्थिर रहते हो, और स्थिर इंसान का दिया हुआ कम भी बहुत असर करता है। लेखक एक छोटा लेकिन ईमानदार अभ्यास देते हैं। वो कहते हैं, आने वाले दिनों में जब भी आप किसी के लिए कुछ करने का मन बनाए, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं यह खुशी से कर रहा हूं या डर से? अगर जवाब डर है तो मना करने की हिम्मत कीजिए। शुरुआत में अपराधबोध आएगा, लेकिन उसके पीछे राहत छुपी होगी। इस हिस्से में लेखक
एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं, जब आप खुद से जुड़े रहते हो तो देना स्वाभाविक हो जाता है। आपको गिनती नहीं रखनी पड़ती, क्योंकि आप कमी से नहीं, भराव से दे रहे होते हो। और भराव से दिया गया हर एक्शन आकर्षण को मजबूत करता है। लेखक एक लाइन में इसे समेटते हैं, फुल पीपल अट्रैक्ट फुल रिलेशनशिप्स। यानी जो अंदर से भरे हुए होते हैं वही स्वस्थ रिश्तों को खींचते हैं। खाली लोग खाली ही एक्सचेंज करते हैं। और यहीं पर यह हिस्सा एक गहरी समझ के साथ रुकता है, क्योंकि अब आपको दिखने लगा है कि जिंदगी में ज्यादा देने से नहीं, सही जगह देने से बदलाव आता है। और अगला हिस्सा इसी सही जगह की पहचान पर जाएगा आज। हां, आप सीखेंगे कि किसे, कितना और कब देना है, बिना खुद को खोए। अब जब देने और लेने का संतुलन साफ होने लगा है, तो 12वें हिस्से में लेखक एक बहुत निर्णायक सवाल उठाते हैं। आप किन चीजों को नहीं कहने से डरते हो? क्योंकि जितना आप हां कहते रहते हो, उतना ही आपकी जिंदगी भीड़ से भरती जाती है, और भीड़ में आकर्षण दम घुटकर मर जाता है। लेखक यहां एक लाइन लिखते हैं जो थोड़ी चुभती है, एवरी यस कॉस्ट्स यू समथिंग। यानी हर हां की एक कीमत होती है, समय, ऊर्जा, ध्यान या आत्म सम्मान। समस्या तब नहीं होती जब आप हां कहते हो, समस्या तब होती है जब आप कीमत जाने बिना हां कह देते हो, और फिर बाद में थकान, चिड़चिड़ापन और पछतावा जमा होता जाता है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए हामी भर दी क्योंकि मना करना असहज लग रहा था, क्योंकि सामने वाला नाराज न हो जाए, क्योंकि आपकी इमेज खराब न हो जाए, क्योंकि अकेले रह जाने का डर था। लेखक कहते हैं कि यह सब आत्म सुरक्षा से निकले हुए हां हैं, और आत्म सुरक्षा वाले हां धीरे धीरे आपकी असली इच्छाओं को दबा देते हैं। इस हिस्से में लेखक सेक्रेड नो की बात करते हैं, मतलब वह ना जो कठोर नहीं होती लेकिन साफ होती है। वो कहते हैं, ना कहना रिश्ते तोड़ना नहीं है, यह रिश्तों को ईमानदार बनाना है। और वो एक लाइन में कहते हैं, अ क्लियर नो क्रिएट्स अ क्लीन लाइफ। यानी साफ ना आपकी जिंदगी को हल्का बनाती है। यहां एक रिलेटेबल उदाहरण आता है, एक इंसान का जो हर इनवाइट, हर कॉल, हर रिक्वेस्ट पर हां कह देता है। बाहर से लगता है वह बहुत पसंद किया जाने वाला इंसान है, लेकिन अंदर से वह थका हुआ है। जब उसने धीरे धीरे कुछ जगहों पर मना करना शुरू किया, तो डर था कि लोग दूर हो जाएंगे। कुछ हुए भी, लेकिन जो बचे वो वही थे जिन्हें उसकी मौजूदगी से फर्क पड़ता था, न कि उसकी उपलब्धता से। लेखक इस हिस्से में एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं, है ना कहने और बहाने बनाने का। बहाना आपकी सच्चाई को ढकता है, ना आपकी सच्चाई दिखाती है। बहाने में आप खुद को छोटा करते हो, ना में आप खुद के साथ खड़े होते हो। और आकर्षण हमेशा उसी इंसान से पैदा होता है जो खुद के साथ खड़ा है। एक आम गलती यहां भी सामने आती है। लोग सोचते हैं कि ना कहना मतलब ठंडा हो जाना, कठोर हो जाना। लेखक इसे साफ नकारते हैं। वो कहते हैं, आप गर्मजोशी के साथ भी ना कह सकते हो। बात टोन की नहीं है, इरादे की है। जब आपका इरादा साफ होता है तो शब्द अपने आप सही बैठ जाते हैं। लेखक एक छोटा लेकिन बहुत असरदार अभ्यास देते हैं। वो कहते हैं, आने वाले हफ्ते में जानबूझकर एक ऐसी जगह ना कहिए जहां आप आमतौर पर मजबूरी में हां कहते हो। उसके बाद जो भावना आए, डर, अपराधबोध, राहत, उसे ध्यान से देखिए। यही भावनाएं आपको बताएंगी कि आपने कहां कहां खुद को पीछे छोड़ा हुआ था। इस हिस्से में लेखक एक बहुत सुकून देने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं, जब आप ना कहना सीखते हो तो आपकी हां की वैल्यू बढ़ जाती है। लोग आपको हल्के में नहीं लेते, क्योंकि अब आपकी सहमति सस्ती नहीं है, और यही महंगी सहमति आकर्षण को गहराई देती है। लेखक एक लाइन में इसे समेटते हैं, बाउंड्रीज क्रिएट बैंडविड्थ। यानी सीमाएं आपकी क्षमता बढ़ाती हैं, घटाती नहीं। जब फालतू शोर कम होता है तभी सही चीजें साफ सुनाई देती हैं। और यहीं पर यह हिस्सा एक मजबूत लेकिन शांत एहसास के साथ रुकता है, क्योंकि अब आपको दिखने लगा है कि जिंदगी को भरने का रास्ता ज्यादा हां से नहीं, सही ना से होकर जाता है। और अगला हिस्सा इसी खाली हुई जगह में उभरती नई दिशा की बात करेगा। आज आप पहली बार सच में अपनी राह चुनते हो,
अब जब जिंदगी में फालतू शोर कम होने लगा है, तो 13वें हिस्से में लेखक एक बहुत शांत लेकिन निर्णायक सवाल रखते हैं। अब आप किस दिशा में चल रहे हो? क्योंकि ना कहने से जगह तो बनती है, लेकिन दिशा न हो तो वही जगह फिर से भर जाती है। और आकर्षण सिर्फ खाली जगह से नहीं, साफ दिशा से पैदा होता है। लेखक यहां एक लाइन लिखते हैं जो बहुत धीरे से असर करती है। क्लैरिटी इज मोर अट्रैक्टिव देन कॉन्फिडेंस। यानी साफ होना आत्मविश्वास से भी ज्यादा चुंबकीय होता है। क्योंकि आत्मविश्वास कभी कभी दिखावा हो सकता है, लेकिन स्पष्टता हमेशा सच्ची होती है। जब आप जानते हो कि आपको क्या नहीं चाहिए, तभी आप पहचान पाते हो कि आपको क्या चाहिए। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप सच में जानते हो कि आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो, या बस जो मिल रहा है उसी में बह रहे हो? लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग बहते हुए फैसले लेते हैं। वो कहते हैं आई डोंट नो, और फिर वही चुन लेते हैं जो आसान होता है, जो परिचित होता है। लेकिन परिचित हमेशा सही नहीं होता। इस हिस्से में लेखक इरादे की बात करते हैं, लेकिन गोल सेटिंग वाले भारी अंदाज में नहीं। वो कहते हैं इरादा कोई टू डू लिस्ट नहीं है। इरादा एक भीतरी दिशा है। आप किस तरह का अनुभव करना चाहते हो? शांति, ईमानदारी, विस्तार, आजादी। और वो एक लाइन में कहते हैं इंटेंशंस शेप चॉइसेस बिफोर प्लान्स एग्जिस्ट। यानी प्लान बनने से पहले ही इरादा आपके चुनाव तय कर देता है। यहां एक रिलेटेबल उदाहरण आता है, एक इंसान का जो सालों से अच्छा मौका ढूंढ रहा था। उसे लगता था कि सही ऑफर, सही इंसान, सही समय आएगा, तब सब साफ हो जाएगा। लेखक धीरे से दिखाते हैं कि उसकी उलझन का कारण बाहर नहीं, अंदर था। उसे खुद नहीं पता था कि उसके लिए सही का मतलब क्या है। जैसे ही उसने अपने लिए कुछ मूल बातें तय की, कैसा काम, कैसी गति, कैसी आजादी, मौके अपने आप फिल्टर होने लगे। लेखक इस हिस्से में एक बहुत जरूरी चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं स्पष्टता का मतलब कठोरता नहीं है। दिशा साफ हो सकती है, रास्ता लचीला। अगर आप हर चीज को पहले से तय कर लेना चाहते हो, तो आप फिर से कंट्रोल में लौट जाते हो। आकर्षण तब काम करता है जब दिशा साफ हो और हाथ खुले हों। एक आम गलती यहां भी सामने आती है। लोग सोचते हैं कि जब तक पूरी तस्वीर साफ न हो, तब तक चलना नहीं चाहिए। लेखक इसे उल्टा कहते हैं। वो कहते हैं साफी चलने से आती है, रुकने से नहीं। आप पहला सच्चा कदम उठाते हो और रास्ता अपने आप थोड़ा थोड़ा खुलता जाता है। लेखक एक छोटा लेकिन गहरा अभ्यास देते हैं। वो कहते हैं अपने आप से 3 सवाल लिखकर पूछिए, मुझे किस तरह का अनुभव नहीं चाहिए, मुझे किस तरह का अनुभव चाहिए, और मैं आज एक छोटा सा क्या चुन सकता हूं जो उस दिशा में जाए। यह अभ्यास बड़े सपनों से नहीं, रोजमर्रा के चुनावों से आकर्षण बनाता है। इस हिस्से में लेखक एक बहुत सुकून देने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं जब आपकी दिशा साफ होती है, तो आपको हर मौके पर हां या ना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। चुनाव आसान हो जाते हैं, और आसान चुनाव कम थकाते हैं। लेखक एक लाइन में इसे समेटते हैं, व्हेन डायरेक्शन इज क्लियर एफर्ट डिक्रीजेस। यानी जब दिशा साफ होती है तो मेहनत हल्की हो जाती है। आप खींचते नहीं, बढ़ते हो। और यहीं पर यह हिस्सा एक शांत आत्मविश्वास के साथ रुकता है। क्योंकि अब जिंदगी अंधेरे में तीर चलाने जैसी नहीं लगती। अब हर कदम में एक आंतरिक कंपास है। और अगला हिस्सा इसी कंपास पर भरोसा करने की बात करेगा। आज आप सीखते हो कि कैसे इंतजार भी एक सक्रिय चुनाव बन सकता है। अब जब दिशा साफ है, तो 14वें हिस्से में लेखक उस जगह पर आते हैं जहां ज्यादातर लोग फिसल जाते हैं, इंतजार। क्योंकि हमें सिखाया गया है कि इंतजार मतलब रुक जाना, हार मान लेना, समय बर्बाद करना। लेकिन लेखक इसे पूरी तरह पलट देते हैं। वो कहते हैं सही तरह का इंतजार सबसे सक्रिय चुनाव होता है। लेखक यहां एक बहुत सटीक लाइन लिखते हैं, वेटिंग इज नॉट डूइंग नथिंग, इट इज डूइंग द राइट थिंग एट द राइट पेस। यानी इंतजार कुछ न करना नहीं है, बल्कि सही गति बनाए रखना है। जब आपकी दिशा साफ है, तब हर खाली पल बेचैनी नहीं बनता, वो तैयारी बन जाता है। अब जरा खुद से पूछिए, जब चीजें तुरंत नहीं होती, तो आपके अंदर क्या उठता है? घबराहट, शक, खुद पर सवाल। लेखक कहते हैं
यही वो पल हैं जहां ज्यादातर लोग फिर से चेजिंग में लौट जाते हैं, क्योंकि खामोशी उन्हें डराती है। उन्हें लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है। लेकिन कई बार खामोशी गड़बड़ी नहीं होती, ग्रोथ होती है। इस हिस्से में लेखक डिवाइन टाइमिंग जैसे भारी शब्दों से बचते हैं और बहुत जमीन से जुड़ी बात करते हैं। वो कहते हैं, हर चीज का एक रिदम होता है। जब आप उस रिदम को समझने लगते हो तो आप चीजों को जबरदस्ती नहीं खींचते। और वो एक लाइन में कहते हैं, फोर्सिंग क्रिएट्स फ्रिक्शन, टाइमिंग क्रिएट्स फ्लो। यानी जोर लगाने से रुकावट आती है, समय के साथ चलने से प्रवाह आता है। यहां एक रिलेटेबल उदाहरण आता है, एक इंसान का जो बार बार खुद से पूछ रहा था, अब तक क्यों नहीं हुआ। उसने सब सही किया, सीमाएं रखी, दिशा तय की, फिर भी रिजल्ट नहीं दिख रहा था। लेखक दिखाते हैं कि असल में वही समय उसके अंदर स्थिरता बना रहा था। पुराने पैटर्न टूट रहे थे, नई पहचान बैठ रही थी। बाहर कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा था। लेखक इस हिस्से में एक बहुत जरूरी पहचान सिखाते हैं, धैर्य और निष्क्रियता का फर्क। निष्क्रियता में आप उम्मीद छोड़ देते हो, धैर्य में आप भरोसा बनाए रखते हो। और वो एक लाइन में इसे पकड़ते हैं, पेशेंस इज ट्रस्ट इन मोशन। यानी धैर्य कोई ठहराव नहीं है, यह भरोसे की चलती हुई अवस्था है। एक आम गलती यहां भी सामने आती है। लोग सोचते हैं कि अगर इंतजार किया तो मौके निकल जाएंगे। लेखक कहते हैं, गलत मौके निकल जाते हैं, सही मौके टिके रहते हैं। अगर कोई चीज सिर्फ जल्दी में पकड़ने पर ही मिल सकती है तो शायद वो पकड़ने लायक थी ही नहीं। लेखक एक छोटा लेकिन सधा हुआ अभ्यास देते हैं। वो कहते हैं, जब भी बेचैनी उठे खुद से पूछिए, क्या मैं डर से जल्दबाजी करना चाहता हूं या सच में कोई अगला सच्चा कदम दिख रहा है। अगर कदम दिख रहा है उठाइए, अगर नहीं तो रुकना भी एक्शन है। इस हिस्से में लेखक एक बहुत सुकून देने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं, इंतजार में आप खाली नहीं होते, आप परिपक्व होते हो। और परिपक्वता सबसे कम आंकी जाने वाली ताकत है, क्योंकि इसमें कोई शोर नहीं होता, कोई प्रदर्शन नहीं होता, बस अंदर गहराई बनती जाती है। लेखक एक लाइन में इसे समेटते हैं, व्हाट इज मेंट फॉर यू डज नॉट रश यू। यानी जो सच में आपके लिए है वो आपको हड़बड़ी में नहीं डालता, उसमें सांस लेने की जगह होती है। और यहीं पर यह हिस्सा एक गहरे भरोसे के साथ रुकता है, क्योंकि अब इंतजार डर नहीं रहा। अब यह एक शांत साथ बन गया है, एक ऐसा साथ जो कहता है तुम सही दिशा में हो। और अगला आखिरी हिस्सा इसी भरोसे को जीने की बात करेगा, जहां आकर्षण अब प्रयास नहीं, आपकी स्वाभाविक अवस्था बन जाता है। अब जब इंतजार भी भरोसे में बदल चुका है तो आखिरी हिस्से में लेखक बहुत शांत लेकिन निर्णायक बात कहते हैं, अब कुछ हासिल करने की जरूरत नहीं बची। और यह सुनकर मन थोड़ा चौंकता है, क्योंकि पूरी जिंदगी तो हमने यही सीखा था कि हासिल करो, पकड़ो, जोड़ो। लेकिन लेखक कहते हैं, जब आप सही जगह पर खड़े होते हो तब जीवन आपको जोड़ने लगता है। लेखक यहां एक लाइन लिखते हैं जो पूरी किताब का सार बन जाती है, अट्रैक्शन इज हु यू आर व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग टू बिकम। यानी आकर्षण तब होता है जब आप कुछ बनने की कोशिश छोड़ देते हो और वही हो जाते हो जो आप असल में हो। इसमें कोई ड्रामा नहीं है, कोई जोर नहीं है, बस एक स्थिर साफ मौजूदगी है। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए, शुरुआत में आप भाग रहे थे, डर था, पकड़ थी, साबित करने की भूख थी। फिर आपने रुकना सीखा, छोड़ना सीखा, साफ ना कहना सीखा। आपने अपनी पहचान ढीली की, सीमाएं बनाई, इंतजार किया। और अब आप यहां खड़े हो, कम बेचैन, कम मजबूर, ज्यादा स्पष्ट। लेखक कहते हैं, यही वह अवस्था है जहां जीवन पहली बार आपको गंभीरता से लेने लगता है। इस हिस्से में लेखक बहुत जोर देकर कहते हैं कि आकर्षण कोई अंत नहीं है। यह कोई ट्रॉफी नहीं है कि एक दिन मिल गई और कहानी खत्म। यह जीने का तरीका है, और इस तरीके में कभी कभी चीजें आएंगी, कभी जाएंगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब आप खुद को खोकर कुछ नहीं चाहोगे। लेखक यहां एक आम डर को सामने लाते हैं। वो कहते हैं, कई लोग इस रास्ते पर आकर डर जाते हैं कि कहीं मैं बहुत शांत तो नहीं हो गया, कहीं मैं एम्बिशियस तो नहीं रह गया। लेखक मुस्कुराकर कहते हैं, सच्ची महत्वाकांक्षा शोर नहीं करती, वह अंदर से उठती है।
अब आप कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ व्यक्त करने के लिए काम करोगे, और यही काम सबसे असरदार होता है। यहां एक आखिरी रिलेटेबल उदाहरण आता है। एक इंसान जो अब पहले की तरह जिंदगी को धक्का नहीं देता। वो अपना काम करता है, सीमाएं रखता है, सच बोलता है और बाकी छोड़ देता है। बाहर से उसकी जिंदगी बहुत साधारण लगती है, लेकिन अंदर से वह स्थिर है, और लोग उसकी तरफ खींचते हैं सलाह के लिए, साथ के लिए, काम के लिए, बिना जोर के। लेखक एक बहुत जरूरी चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं, पुराने पैटर्न पूरी तरह गायब नहीं होते। कभी कभी आप फिर से चेज करने लगोगे, डर से कोई फैसला ले लोगे, और यह ठीक है। फर्क बस इतना है कि अब आप जल्दी पहचान लोगे। अब आप खुद को मारोगे नहीं, बस वापस आ जाओगे। यही परिपक्वता है। लेखक आखिर में एक लाइन लिखते हैं जो किताब को बहुत मानवीय ढंग से बंद करती है। यू डोंट हैव टू अट्रैक्ट एवरीथिंग, जस्ट व्हाट अलाइंस। यानी आपको सब कुछ नहीं चाहिए, आपको वही चाहिए जो आपके साथ तालमेल में हो। और जब यह समझ आ जाती है तो लालच कम हो जाता है, शांति बढ़ जाती है। अब जिंदगी एक सौदे जैसी नहीं लगती, मैं यह करूंगा तो यह मिलेगा। अब यह एक रिश्ता लगती है, जहां आप देते भी हो, लेते भी हो, लेकिन खुद को बीच में खोते नहीं हो। लेखक कहते हैं, यही असली सफलता है, वही जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है, लेकिन जीने में बहुत हल्की लगती है। और यहीं पर यह यात्रा अपने आप रुक जाती है। कोई बड़े शब्द नहीं, कोई आखिरी भाषण नहीं, बस एक एहसास कि अब भागना नहीं है, अब पकड़ना नहीं है, अब खुद को ठीक करने की जरूरत नहीं है, अब बस होना है। और इस होने में ही वह सब आ जाता है जो कभी जोर लगाकर भी नहीं आया था।